क्या आप भी चाहते हैं आपका खुद का ऑनलाइन बिजनेस हो? तो आज हम आपको सिखाएंगे ई कॉमर्स A to Z। तो जैसे कि मनी फंडास आप लोगों के लिए इंटरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है 2024 के लिए, तो उसकी सीरीज हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज ये पहला इंटरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मॉडल के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि है ई कॉमर्स। दोस्तों, ई कॉमर्स बूमिंग था, बूमिंग है और ज्यादा बूम करेगा। जब तक लोग हैं तब तक सामान चाहिए, प्रोडक्ट बेचने वाले भी चाहिए, खरीदार भी हैं। तो इसलिए ई कॉमर्स को अगर आपने सही से सीख लिया तो आप ऑनलाइन में, इंटरनेट में अच्छा खासा इनकम टर्नओवर कर सकते हैं। तो अब हम आपको सिखाएंगे कैसे आप ई कॉमर्स में शुरुआत कर सकते हो और सक्सेस भी पा सकते हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब किसी को ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना होता है तो उनको शुरुआत में इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फोकस करना है। सबसे पहले आप जिस मार्केट में उतर रहे हो बिजनेस करने के लिए, उसका पोटेंशियल आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ई कॉमर्स में पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है और आज की डेट में इंटरनेट की वजह से ग्लोबली आप इस बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है, तो कोई सीमाएं भी नहीं रह गई, आप अपने बिजनेस को कितना भी बड़ा बना सकते हो। और ई कॉमर्स के बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स आज की डेट में हैं। कुछ बिजनेसेस भी हैं जो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कुछ मार्केट प्लेसेस भी हैं। तो ई कॉमर्स में इतना पोटेंशियल है कि आप इस मार्केट में ज़रूर कदम रख सकते हो। और अगर सही ढंग से चले जो रास्ते हम आपको बता रहे हैं और उस पर आपने मेहनत करी, चीज़ों को फॉलो करा, अच्छे से सीखा, तो आप 100% इस मार्केट से अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। और दोस्तों, सेकंड है प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। अब प्लेटफॉर्म सिलेक्शन क्यों? देखिए, ये ना एक तरीके से आपकी शॉप है, आपकी दुकान है, आपका स्टोर है, आपका शोरूम है। पहले जब ऑफलाइन बिजनेस होता था तो हम बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते थे, यार कौन सी मार्केट के अंदर शॉप किराए पे लें या खरीदें और उसमें क्या क्या हो, कैसे कैसे हो। तो वैसे ही अब जब आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि मैं अपना खुद का कस्टमाइज्ड वेबसाइट या ई कॉमर्स का अपना ऐप बनवाऊं या वेबसाइट बनवाऊं। उसके लिए आप आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कस्टमाइज्ड ई कॉमर्स पोर्टल बनाती हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। बट उसके अंदर अगर आप नॉन टेक्निकल हो और आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, पैसे का भी और टाइम का भी ध्यान रखना। बिकॉज आप एक बहुत बड़ा पोर्टल बनवाने जा रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो क्या आपको सारे फीचर्स, हर चीज़ की नॉलेज है कि आपको क्या चाहिए। फिर वो कंपनी जो आपके लिए बना रही है वो किस लैंग्वेज पे बना रही है, क्या कोड कर रही है, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, एरर्स की प्रॉब्लम आ सकती है, उसको मेंटेन करने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जो पहला वाला जो प्लेटफॉर्म का तरीका है कि खुद का प्लेटफॉर्म बनाएं, खुद का बनवाएं किसी कंपनी से, तो उसके लिए आपको टेक्निकल होना पड़ेगा और आपको आगे चल के उसको मेंटेन करने के लिए तो उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या आपको टेक्निकल टीम रखनी पड़ेगी। क्योंकि वेबसाइट कभी वन टाइम नहीं बनती, वो हमेशा अपग्रेड होती है, एरर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, कस्टमाइजेशन चलता रहता है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर दूसरा एक और तरीका है दोस्तों, लाइसेंस्ड वाला। अब लाइसेंस वाला क्या होता है? आज की डेट में वर्डप्रेस है, मैजेंटो है, जुमला है, ओपनकार्ट है, बहुत सारे ऐसे लाइसेंस्ड प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर ई कॉमर्स के आपको बनी बनाई सब थीम मिल जाती है, फीचर्स मिल जाते हैं, प्लगइन्स मिल जाते हैं और आपका जो स्टोर है ई कॉमर्स का 15, 20, 25 दिन के अंदर रेडी हो जाता है। बट उसके लिए भी आपको एक टेक्निकल पर्सन की जरूरत होती है जिसको वर्डप्रेस या दूसरे CMS बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पर काम करना आता है। मगर वहां पर टाइम कम लगता है और वहां पर चीजें बहुत सारी बनी बनाई होती हैं, इसलिए और वो ईजी टू हैंडल भी होता है। आपको पता है आज की डेट में वर्डप्रेस ये सब चीजें कितनी आसान है हैंडल करने के लिए। मगर आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो है जैसे कि लाइसेंस, मतलब जैसे रेंट पे हम दुकान ले लेते हैं ना, वैसे रेंट पे हम भी ये दुकान ले लेंगे। जैसे शॉपिफाई है, ठीक है, बिग कॉमर्स है। अब यहाँ पर ना वेबसाइट बनाने का या उसके फ्यूचर मेंटेनेंस की टेंशन, क्योंकि ये कंपनीज ने करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट ई कॉमर्स के बना दिए हैं। इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर तरीके से वेल इक्विप्ड प्रोडक्ट बना दिए हैं ई कॉमर्स के। यहाँ पर अलग अलग प्लान्स ये देते हैं, मतलब 1000-2000 रुपये महीने से लेके 10-20 हज़ार रुपये तक के अलग अलग प्लान्स होते हैं। आपको इनिशियली 1500-2000 रुपये का प्लान लेना होता है महीने का, उसी के अंदर होस्टिंग आ गई,
उसी के अंदर फीचर्स आ गए, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, नहीं है, एरर है, ये है, वो है, फीचर है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब चीज़ होती है इसके अंदर। और तुरंत वहाँ पर वन टाइम आप किसी भी एजेंसी को फीस दे सकते हो या खुद भी शॉपिफाई सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप हमारे एडवांस स्किल्ड कोर्सेज के थ्रू वर्डप्रेस, शॉपिफाई कुछ भी सीखना है आप सीख सकते हो, सर्टिफाइड भी हो सकते हो, इवन उसका बिजनेस भी आप कर सकते हो अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर वेब वीडियो के बाद देख लीजिएगा। अब दोस्तों, अब शॉपिफाई पे आपने वेबसाइट बनवाई किसी से या बनाई, वन टाइम काम हो गया, अपने हिसाब से बना ली, अब कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि कंपनियों के पास टीमें हैं, ये अपने आप ही अपडेट करती रहती है, कोई प्रॉब्लम आती नहीं, होस्टिंग की दिक्कत आती नहीं, कोई इशू आता। तो वो आपको अब मर्जी है, कस्टमाइज बनवाओ, वर्डप्रेस, मैजेंटो, जुमला वगैरह पे बनवाओ या फिर रेंट पे ले लो, शॉपिफाई वगैरह इन सबसे। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाने को चुनना और उसको बनाने की कॉस्ट आती है। अगर फिर भी आपको ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कंसल्टेशन चाहिए या सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह सब दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सोर्सिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म तो बन गया बट दुकान तो ले ली, अब दुकान में माल भी तो डालना है। अब दोस्तों प्रोडक्ट सोर्सिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको वेंडर्स देखने पड़ेंगे। अब दो तरीके से होता है दोस्तों, या तो आप खुद मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आपका खुद का ही माल है, आप अपना ही माल अपनी वेबसाइट पे डाल के बेच रहे हो, या आप होलसेलर हो या ट्रेडर हो या फिर रिटेलर हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप किस साइकिल में आते हो तो उसके हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट रेंज होगी, वो आप डाल सकते हो। नहीं तो आज की डेट में क्या होता है कि मतलब जो प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, वो आपका है और आपने मल्टीपल वेंडर्स अलग अलग कैटेगरीज के लिए आपने टाई अप कर लिए है, उनके संग आपने जुड़ गए हो और वहाँ से आपको बेस्ट रेट्स मिले हुए हैं। वहाँ की इसमें दो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वेंडर्स क्या होते हैं कि वो आपको माल बेचते हैं, कम रेट पे देते हैं बट वो आपको माल बेच दिया, वो स्टॉक आपने इन कर लिया, आपकी लागत लग गई। मगर आज की डेट में ऐसे टाइप्स भी होते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर्स या बड़े बड़े वेंडर्स के संग टाई अप कर लो और वो आपको माल देते हैं और आप माल बेचते हो, तब उनको उनका पैसा मिलता है और आपको आपका मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो प्रोडक्ट सोर्सिंग में, मगर वेंडर होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, ठीक है, ताकि वो आपको टाइम पे, क्योंकि क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट किस तरीके का है, कितने ऑर्डर आ गए, सामने वाला उसकी पूर्ति कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गया, उससे क्रेडिबिलिटी की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप तो बेच रहे हो बट माल पीछे से नहीं आया, या अगर आपने स्टॉक खुद कर लिया तो आपका वहाँ पर पैसे का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो तो यू नीड फंड्स और आपको अच्छे वेंडर्स चाहिए ताकि कम बढ़िया क्वालिटी कम रेट्स में आपको मिल पाए। और अगर आप किसी से सोर्स कर रहे हो, उसको पैसा नहीं दे रहे हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो उसके लिए भी यू नीड टू टाई अप विद ट्रस्टेबल सोर्सेज, बिकॉज इन तीन चीज़ों के ऊपर जो सोच समझ के काम नहीं करते वो लॉन्ग टर्म में 100% पछताते हैं। बिकॉज 15 साल हो गए मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हुए, मैंने हज़ारों ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाई, बनती देखी, बंद होती देखी और ऊंचाइयों पे पहुंचती देखी, जो जीरो से शुरू हुए थे आज करोड़ों के टर्नओवर पे पहुंचे हुए हैं। हम बहुत सारे क्लाइंट्स का काम करते हैं ई कॉमर्स का, हम उनके लिए ROI ROS लेकर आते हैं, प्रोफेशनल टीम हमारी काम करती है और हम उनके प्रोडक्ट्स लाखों करोड़ों रुपए की भी सेल लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ओनर आपको बता रहा है, जो जैसे काम करते हैं हम एजेंसी के अंदर, जो हमारे इतने एक्सपीरियंस है। बिकॉज गलतियां कहाँ होती हैं, गलतियां तो यहीं हो रही है ना, फाउंडेशन में गलती है तो आगे आप क्या कर लोगे। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में अब दोस्तों शॉप तो खोल ली, अब ये शॉप चांदनी चौक के अंदर तो है नहीं जहाँ पर लोग आ रहे हैं, कनॉट प्लेस के अंदर तो है नहीं जहाँ पर रोज शाम को ट्रैफिक आ रहा है, दोपहर में आ रहा है और लोग आपके शोरूम में आके कदम रख देंगे, अच्छा हमने तो। बट दोस्तों अब दुकान पे कोई नहीं आएगा, अब लोगों तक आपको दुकान पहुंचानी है अपनी ई कॉमर्स की। सबसे बड़ी गलती अगर ई कॉमर्स के अंदर लोग करते हैं तो मार्केटिंग का बजट ही नहीं होता। आज पहले तो वेबसाइट भी चलती फिरती काम चलाओ बनवा लेते थे, चलो अब लोगों को समझ में आ गया इतने सालों के अंदर। मैं आपको 1.5 दशक का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब 1.5 दशक 15 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले लोग वेबसाइट में भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, आप कम से कम बहुत सुंदर वेबसाइट बनाएंगे, यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चलो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और जब बाद में बात आती है कि अच्छा मार्केटिंग का आपका बजट क्या है, हाँ 5,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने, ठीक है,
मजाक हो रहा है। आज की डेट में क्या होता है 5,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने के अंदर। दोस्तों, ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि पहले ऑफलाइन के ज़माने में दुकान का किराया होता था, ठीक है, और हज़ारों खर्चे होते थे दुकान के। अब वो दुकान तो नहीं रही, तो वो शिफ्ट हो गई है लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन दुकान खोल के बैठ गए हैं। आपकी दुकान कैसे लोगों तक पहुंचेगी? तो वो तब पहुंचेगी जब आप पैसा खर्च करोगे। तो वो ऑफलाइन वाली इन्वेस्टमेंट, शोरूम खरीदना, दुकान खरीदना, लाखों करोड़ों रुपए लगाना, वो अब यहाँ करो, मार्केटिंग के ऊपर करो। मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करोगे तब लोगों तक पहुंच पाओगे। अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स पे खर्चा करो, अलग अलग तरीके से खर्चा करो। क्योंकि अगर आपके पास बहुत बढ़िया डिजाइन्स भी है, अरे स्टॉक भी बहुत बढ़िया कर लिया है, सोर्सिंग भी बहुत बढ़िया कर ली है, ठीक है, प्राइस भी बहुत अच्छा है, तो क्या खुद को बताने के लिए है क्या, या अपने 4 जो लोग जानते हैं उनको बताने के लिए है? दुनिया को बताएंगे, उन तक पहुंचेंगे, तभी तो लोग आपके डिजाइन्स, वैरायटी और पैसा देखेंगे। मगर लोगों को क्या लगता है, भाई दुकान खरीदी है वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट है ना, किराया है तो किराया जा नहीं रहा है, कल को आपको माल नहीं बिका, दुकान का किराया जा रहा है, सबको जा रहा है, तो एंड ऑफ द डे लोग दुकान बंदी तो करते हैं, क्योंकि जेब से कौन किराया भरता रहेगा। तो ऐसे ही लोगों को डर क्या लगता है कि मार्केटिंग के अंदर अगर हम बजट बना लेंगे इस साल का 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी जिसका जैसा बजट है, खर्च कर देंगे, तो क्या पता बिजनेस आए ना आए, हमारा बिजनेस डूब जाए। तो जब ऑफलाइन बिजनेस हुआ करता था तो क्या बिजनेस बंद नहीं होते थे? तो क्या सारे बिजनेस ही चल जाते थे? क्या बिजनेस है तो मतलब रिस्क है, बिजनेस का पहला असूल रिस्क है। बिजनेस खोल रहे हो तो आप दिमाग में रख के चलोगे उसके अंदर रिस्क है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा, इसलिए इस तरीके की वीडियोस, और जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर ई कॉमर्स और बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं, वो भी लेटेस्ट, जिनसे आप, आपकी टीमें सीख सकती हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग के लिए आप एसईओ और कंटेंट के ऊपर काम कर सकते हो, लाइक ऑर्गेनिकली अगर आपको ट्रैफिक लाना है। बट ई कॉमर्स में मैं सबसे ज़्यादा कंटेंट का खेल मानता हूँ, चाहे आप एड्स चलाओ, चाहे आप पोस्टिंग करो, कंटेंट बनाओ, ऑर्गेनिक करो या पेड करो, कंटेंट क्रिएशन में दम होना चाहिए। बिकॉज कंटेंट, एड कॉपीज, क्रिएटिव्स में अगर दम है ना, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑर्गेनिक भी हो सकती है, पेड भी हो सकती है। लाइक हम पोस्ट डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, शॉर्ट्स डाल रहे हैं लॉन्ग टर्म तक, तो इसके थ्रू भी हमारे पास लीड्स आ रही हैं। और हम फेसबुक एड्स चला रहे हैं, इंस्टाग्राम एड्स चला रहे हैं, यूट्यूब एड्स चला रहे हैं, तो इसके थ्रू भी हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, हमारे पास सेल आ रही है, ठीक है। कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने बिजनेस शुरू करा है, तो जब कोई बाय कर रहा है तो वो आप तक कैसे पहुंचा, फिर आपकी वेबसाइट पे पहुंचने के बाद उसको क्या दिक्कत आई, क्या उसको अच्छा लगा, खरीदने के बाद डिलीवरी वगैरह, उसके बाद जब प्रोडक्ट पहुंचा कस्टमर को कैसा लगा, उसका क्या फीडबैक है, इस पूरे कस्टमर एक्सपीरियंस की जर्नी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर इन कस्टमर एक्सपीरियंस जर्नी को आप स्मूथ नहीं बनाओगे, कहीं ना कहीं, चाहे वेब ऐड दिखाने में, ऐड से यहाँ तक आने में, वेबसाइट पे कहीं पर भी फंसने में, या डिलीवरी में, या फिर पहनने के बाद प्रोडक्ट ख़राब है, कहीं पर भी अगर कस्टमर्स को दिक्कत आएगी तो कस्टमर आपका लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, दोबारा परचेज नहीं करेगा। और अगर उसको कहीं दिक्कत नहीं आई, कस्टमर एक्सपीरियंस रहा बढ़िया, तो वो दोबारा भी आएगा, आप पे ट्रस्ट करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, बार बार। क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट तो एक बार हो गई, एक बार उसने हमसे खरीद लिया, हमने खर्चा कर लिया, बट अगर माल बढ़िया है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़िया है, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया, तो वो हमेशा, क्योंकि आज की डेट में प्रोडक्ट तो लोग खरीदते ही रहते हैं ना, खत्म हो गया, खराब हो गया, रेफर कर दिया, तो दोबारा भी खरीदेगा, रेफर भी करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। ऐसे तो आगे बढ़ोगे। अब दोस्तों समझते हैं यहाँ पर हम स्केलिंग ई कॉमर्स बिजनेस के लिए सेटअप भी कर लिया, चीज़ें समझ भी ली, ठीक है। उसके बाद हमने मार्केटिंग भी शुरू कर दी, बिजनेस आना भी शुरू हो गया। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ई कॉमर्स के अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ई कॉमर्स के अंदर, जहाँ पर अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, जॉब वाले या डिजिटल मार्केटर्स भी आके फंस जाते हैं, भाई स्केल अप कैसे करें, स्केलिंग कैसे करें। एड्स की स्केलिंग इज ए डिफरेंट थिंग, कि हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, या हम जो कस्टमर्स कई खुद ई कॉमर्स के एड्स चला रहे होते हैं, बाद में हमारे पास आते हैं कि सर हम ऐड तो चला लेते हैं, सेल तो अच्छे से आ जाती है, बट हम कई महीनों या 1 साल से वहीं पर ही स्टक हो गए, उतनी सेल आती है, वही खर्चा लगता है, हम स्केल नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस को और बढ़ा नहीं पा रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मगर उसके साथ साथ आपको बिजनेस को स्केल करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री जैसे मैंने बोला, या तो आपके पास खुद के पास स्टॉक है,
ठीक है, या फिर आपने कहीं से सोर्स करा है, आपने बाय नहीं करा है और टाइम पे आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत पुख्ता होना पड़ेगा, ताकि जब आपके पास ऑर्डर्स आएँ या जो प्रोडक्ट्स आपके बिक रहे हैं वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, टाइम पे डिलीवर्ड हो, रिटर्न भी जो आपके पास आ रहा है उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आपको देखनी पड़ती हैं, क्योंकि इन्वेंट्री को अगर सही से मैनेज नहीं कर पाओगे तो ऑर्डर्स डिलीवर करने में तो दिक्कत आएगी, जो रिटर्न आ रहा है उसमें भी लॉस हो सकता है। तो ओवरऑल इन्वेंट्री की वजह से आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। यहाँ ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाला है। पर जब बिजनेस में उतरोगे, काम को सीखोगे, करोगे, तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। एक्सपेंडिंग मार्केट रिसर्च। अब देखो, बिजनेस छोटे स्केल पे तो आपने खड़ा कर लिया है, मगर उसको एक्सपेंड भी तो करना है। और कितनी मेरी मार्केट है, मैं कहाँ बेच सकता हूँ, किन प्लेटफॉर्म से बेच सकता हूँ, और कौन कौन सा मेरा कस्टमर है जिसको मैं बेच सकता हूँ। तो आपको कस्टमर बिहेवियर और आपको कौन से प्लेटफॉर्म्स, कौन सी मार्केट्स में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, इसकी अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना चाहिए, ताकि आप भी दूसरों की तरह ग्लोबली या अच्छे स्केल पे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाओ। अब हम बात करते हैं डाटा ड्रिवन डिसीजंस। अब दोस्तों, हर चीज़, चाहे आप ऐड चला लो, चाहे आप ऑर्गेनिक एडवर्टीजमेंट कर लो, चाहे आप कस्टमर फीडबैक ले लो, सब कुछ डाटा है। ठीक है, मेटा डाटा मतलब डाटा अबाउट डाटा, डाटा के अंदर डाटा। तो उस डाटा का यूज़ आप कैसे करोगे, उस डाटा को समझ के, एनालिटिक्स को समझ के, उन मैट्रिक्स को समझ के आप आगे के डिसीजंस लोगे। क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो स्केल नहीं कर पाओगे। अब हम समझते हैं ई कॉमर्स स्टोर में क्या क्या चैलेंजेस को भी आपको फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उधर बने रहना, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते रहना, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को देखते रहना, ताकि आप मार्केट में स्टैंड कर पाओ, कुछ बेटर ऑफरिंग दे पाओ। अब दोस्तों, कंपटीशन जब आप देखते हो तो जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो उससे रिलेटेड और कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, किस किस तरीके से वो एड्स चला रहे हैं या लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो उसकी पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उनसे बेटर मार्केटिंग कर पाओ, आप उनसे ज़्यादा बेटर ऑफरिंग दे पाओ। क्योंकि जितनी बेटर वैल्यू आप कस्टमर को दोगे, वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ कि कस्टमर सिर्फ प्राइस नहीं देखता है। ठीक है, जब हमें किसी को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट देना होता है तो वहाँ पर कस्टमर किस कॉस्ट पे मिल रहा है, ऑब्वियसली वो उसका एक पॉइंट होता है देखना। उसके अलावा वहाँ पर टाइम आप कितना सेव कर रहे हो वो देखता है। आपसे उसको प्रोडक्ट लेने, डिलीवर और इन सारी चीज़ों के अंदर उसकी कितनी एनर्जी गई, और उसके बाद कोई चीज़ ख़राब निकली, नहीं निकली, उसका कुछ फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, उसके अंदर उसका कितना एनर्जी लॉस हुआ। साथ के साथ आप उसको कैसे ग्रीट कर रहे हो, लेने के वक्त, लेने के बाद, कस्टमर सपोर्ट पे। तो पूरी की पूरी, जब आप कोई कस्टमर प्रोडक्ट बेचने जाते हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, उसके साथ जुड़ी सारी की सारी चीज़ों को कस्टमर देखता है। तो इसको CPV कहते हैं, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। तो अपने कस्टमर से बेटर वैल्यू अगर आप दोगे तो कस्टमर वन टाइम आपसे बाय नहीं करेगा, दोबारा भी आएगा, रेफरेंस भी देगा, और साथ के साथ लॉन्ग टर्म तक आपके संग बना रहेगा, क्योंकि आपने उसका ट्रस्ट जीत लिया है। तो कंपटीटर को अगर बीट करना है तो उससे बेटर वैल्यू, उससे बेटर ऑफरिंग आपको देनी पड़ेगी, और उससे बेटर स्ट्रेटजीज लाओ चीज़ों को बेचने की। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक एंड शिपिंग की। तो दोस्तों, लॉजिस्टिक एंड शिपिंग, आप कितना भी अच्छा बेच रहे हो, कितना भी बढ़िया ऐड चला रहे हो, अगर लॉजिस्टिक शिपिंग की सर्विसेज अच्छी नहीं है, टाइम पे प्रोडक्ट नहीं भेज पा रहे, 2 दिन का बोला है 6 दिन में प्रोडक्ट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग अर्जेंटली ऑर्डर करते हैं, उनको 2 दिन में, आपने बोला है 2 दिन में मंगा रहे हैं, बट उनका वो ओकेजन निकल गया, उनके पास 4 दिन में पहुंच रहा है, तो दिक्कत है। ठीक है, तो कस्टमर हमेशा के लिए आपका ख़राब हो गया। साथ के साथ कुछ कंपनीज, तो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, ऐसा भी कई बार होता है कि जितनी बार अटेम्प्ट करना चाहिए डिलीवरी, उतनी बार अटेम्प्ट नहीं करी जाती है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज, लॉजिस्टिक शिपिंग कंपनी को बहुत सोच समझ के चूज़ करना, ट्रस्टेबल पार्टनर चूज़ करना, और रेट्स वगैरह को भी ध्यान रखना कि पता लगे शिपिंग और लॉजिस्टिक इतना महंगा पड़ गया कि बिजनेस ही सारा लॉस के अंदर चला गया। ठीक है, और सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, जब ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो सिक्योरिटी की तो बात होगी, बिकॉज आज की डेट में इतना ज़्यादा ऑनलाइन साइबर क्राइम हो रहा है, तो हर कोई हर किसी वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका स्टोर के अंदर पूरी सिक्योरिटी मेजर्स हो, सारे सर्टिफिकेट्स हो, SSL हो, साथ के साथ जो भी आप बेटर उनको पेमेंट ऑप्शंस दे सकते हो, सिक्योर ऑप्शंस दे सकते हो, वो सब आपकी जिम्मेदारी प्रोवाइड करना, क्योंकि कस्टमर आपकी दुकान पर आया, उसको सिक्योर फील कराना, ट्रस्ट जीतना आपका काम है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि
कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजीज, तो कस्टमर को रिटेन भी तो करना है। एक बार बेच दिया ठीक है, तो उसके बाद क्या कस्टमर को दोबारा नहीं बुलाना? तो कस्टमर को रिटेन करने में ही बिजनेस का फायदा है, तभी बिजनेस मल्टीपल टाइम्स ग्रो होगा, ठीक है, तभी उसको और रेफरेंसेस मिलेंगे, तभी उसके बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो दोस्तों लॉयल्टी प्रोग्राम, आज की डेट में आप बड़े से बड़ा ब्रांड ले लो, रिलायंस ले लो, जिसके ट्रेंड्स के भी शोरूम है और भी दूसरे शोरूम हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन अमेजोन ले लो, कोई भी ले लो दोस्तों, छोटी सी कंपनी भी ले लो जिसको मार्केटिंग ढंग से करनी आती है, लॉयल्टी प्रोग्राम कस्टमर्स को दो, क्योंकि लॉयल्टी प्रोग्राम एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको यूज करके आप कस्टमर को बार बार बुला सकते हो और अपने संग जोड़े रख सकते हो सालों साल, ठीक है। और दोस्तों ईमेल मार्केटिंग, दुनिया में हम सबको लगता है कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू बहुत सेल होती है, इंस्टेंट सेल होती है मानता हूँ, मगर वर्ल्ड में आज भी 60% से ज़्यादा सेल ऑनलाइन ईमेल मार्केटिंग के थ्रू होती है। कस्टमर लाना, उसको नर्चर करना, या मतलब प्रॉस्पेक्ट जो कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है वो भी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करा जाता है। मगर अगर वो कस्टमर बन भी गया तो उसको नए ऑफर्स के संग नई डील, नया माल, नए ऑफर्स, टाइम की चीज़ों की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, ये सब कुछ ईमेल्स के थ्रू दिया जाता है और ईमेल के थ्रू भी दबा के सेल निकाली जाती है। तो क्या आपने ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग अच्छे से कभी सीखा है, करा है? तो दोस्तों नहीं करा है तो आज ही ट्राई कीजिए, 100% सेल बढ़ेगी। मैं जैसे बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, एक्सप्लोर करो, बहुत सारे कोर्सेज हैं, हर चीज़ आपको ज़्यादातर मिल जाएगी वहाँ पर, ताकि आपका बिजनेस ऊंचाइयाँ छुए। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की। दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास प्रोडक्ट की वैरायटी नहीं होती, वो 1 या 2 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट्स पे, 10-20 प्रोडक्ट्स पे ही खेलते हैं और उससे बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। मगर अगर ऐसा होता तो अमेज़न आज तक सिर्फ बुक्स ही कर रहा होता, ठीक है, फ्लिपकार्ट भी बुक्स की ही वेबसाइट थी, बट आज वो दुनिया भर के करोड़ों प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शुरुआत में करोड़ों प्रोडक्ट्स बेचो, मगर अगर आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी कमांड बना ली है, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। या तो नई कैटेगरी लेकर आओ या उसी के अंदर नए नए टाइप के प्रोडक्ट्स लेकर आओ, इससे आपके बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ेगा और उन्हीं कस्टमर से बढ़ेगा आपका बिजनेस जो इन्होंने ऑलरेडी खरीद रखा है, बिकॉज वो भी दूसरे प्रोडक्ट्स तलाश कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे हम लीगल एंड कंप्लायंस के बारे में। दोस्तों बिजनेस है तो लीगैलिटी के अंदर तो जाना पड़ेगा। तो जीएसटी और टैक्सेशन, इसके लिए आप अपने सीए से बात करें। अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, सीए से भी बात कर सकते हैं और उससे रिलेटेड टैक्सेशन वगैरह के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बिकॉज बिजनेस स्मूथ चलता है अगर आप लीगल से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड चीज़ों को शुरुआत में सॉर्ट आउट करके रखो। दोस्तों डाटा प्रोटेक्शन, तो डाटा प्रोटेक्शन, आपके पास डाटा आ रहा है कस्टमर्स का, ठीक है, तो कस्टमर्स का डाटा के से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो सब आपके पास होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। साथ के साथ कंज्यूमर राइट्स, कस्टमर्स के राइट्स क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, उससे रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर्स वगैरह हर चीज़ आपकी वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए। तो इस पार्ट के लिए आज की डेट में लीगल सर्विसेज भी कंपनीज देती हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन वेबसाइट से रिलेटेड सारा डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, पॉलिसीज़ वगैरह बनाती हैं। तो वो भी आप चाहें तो प्रोफेशनल तरीके से करवा सकते हैं किसी भी इस तरीके की लीगल कंपनी से। अब बात करते हैं दोस्तों हम ई कॉमर्स एनालिटिक्स की। तो पहला है की मैट्रिक्स। तो दोस्तों SCR, सेल्स कन्वर्जन रेट, AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC, ये 3 मेजर ऐसे मैट्रिक्स हैं कि जिन पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। इधर आपको कुछ भी ऊपर नीचे दिखता है तो इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा। और दोस्तों गूगल एनालिटिक्स आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के संग अगर कनेक्टेड है तो आप बहुत सारे ऐसे डाटा, ऐसे सोर्सेज को एनालाइज कर सकते हैं। जो यूज़र्स हैं जो वेबसाइट पे आ रहे हैं उनकी जर्नी देख सकते हैं। और गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड अगर आपको कोर्सेज या कुछ भी करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे मैंने बोला है, हर चीज़ मिलेगी। सिर्फ हम बताते ही नहीं, हम सिखाते भी हैं। मनी फंडास का क्या है, सीखो भी कमाओ भी, यही हमारा मूल मंत्र है दोस्तों। चाहे फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो, वो सब हम आपको सिर्फ बताते ही नहीं है, वीडियो के अंदर हम सिखाते भी हैं। और दोस्तों इन्वेंट्री इंसाइट्स, तो इन्वेंट्री इंसाइट्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी आपसे
गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये आपके के पूरे बिजनेस को इफेक्ट करती है। बिकॉज जो इन्वेंट्री मैनेज करने में फेल हो जाता है उसको बिजनेस के अंदर 100% लॉस होता ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मोबाइल कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, मोबाइल कॉमर्स का ही ज़माना है और आगे आने वाले ज़माने तो मोबाइल ही मोबाइल है। 90% से ज़्यादा लोग मोबाइल के थ्रू ही एक्टिव रहते हैं आज की डेट में। तो मोबाइल शॉपिंग ट्रेंड्स है, इसको भूलना नहीं है, इसी के हिसाब से स्ट्रेटजीज बनानी है। और दोस्तों मोबाइल पेमेंट ऑप्शंस, मोबाइल पे इजी पेमेंट ऑप्शंस होने ज़रूरी है ताकि फटाफट पर कस्टमर पे करे और शॉपिंग करे। ऑप्टिमाइजिंग फॉर मोबाइल वेबसाइट्स मोबाइल के हिसाब से फ्रेंडली होनी चाहिए, बिकॉज आजकल मल्टीपल मोबाइल कंपनीज है, मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, मल्टीपल साइजेस हैं, मल्टीपल ब्राउजर्स हैं। तो अगर वेबसाइट मोबाइल या ब्राउजर वगैरह कंपेटेबल नहीं है मोबाइल के ऊपर तो आप बहुत सारा बिजनेस लूज करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों अगर बिजनेस कर रहे हो तो सोसाइटी की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ आपकी पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स, आप पैकेजिंग किस तरीके से कर रहे हो कि वो ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं करेगा, आप जो प्रोडक्ट्स वगैरह लोगों को दे रहे हो वो जेन्युइन है, ठीक है, उसकी हेल्थ की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप इन सब चीज़ों को सोच के चलते हो तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर हो, जिसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा लोगों को, मुझको और हमारे कस्टमर्स और एनवायरनमेंट और सबको होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट की। जैसे आपका खुद का कस्टमर बेस है या प्रॉस्पेक्ट्स है, ऑनलाइन कम्युनिटी है, उनके संग एंगेज रहना, उनके संग कनेक्टेड रहना, उनको अवेयर रखना। और साथ के साथ आप सोशल कॉजेज भी कर सकते हो, लाइक NGOs हो गए। अगर आपका फॉर एन एग्जाम्पल कोई नोटबुक्स का काम है तो वहाँ पर आपने बच्चों को कुछ नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी तो कम्युनिटी के संग एंगेज रहें ऑनलाइन या ऑफलाइन, ताकि आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बने, आपका बिजनेस लोगों तक पहुँचे। अब दोस्तों एथिकल सोर्सिंग ये है कि आप चाहे प्रोडक्ट खुद का बनाते हो, कहीं से रॉ मटेरियल सोर्स करते हो या आप कहीं से प्रोडक्ट सोर्स करते हो, एथिकल सोर्सिंग हो, टैक्सेशन वगैरह सब कुछ टाइम पे हो, ठीक है, बिल्कुल सब तरीके की चीज़ें से एथिकल तरीके से हो रही हैं तो बिजनेस फलेगा फूलेगा। टफ जरूर हो सकता है पर दोस्तों शॉर्टकट मारना, अनएथिकल चीज़ें करना कुछ टाइम के लिए तो प्रॉफिट देगा बट आपको कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनने देगा। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट इंटरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम एफिलिएट बिजनेस मॉडल के ऊपर लेकर आएंगे इन डेप्थ वीडियो और साथ के साथ रिसोर्सेज भी आपको देंगे। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।